हेलो साथियों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपनी इस क्लास में कर रहे हैं अपने सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी आज की जो हमारी शिफ्ट है, इसमें हम लोग 2 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। यहाँ पर इंग्लिश वाला गलत है, आपको सिर्फ हिंदी वाले ही क्वेश्चन को देखकर आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। पहला ऑप्शन है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। अगर आप कुछ विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और उसके संदर्भ के बारे में नहीं बताएंगे, मान लीजिए आपने कोई कविता पढ़ाई और उसका संदर्भ आपने नहीं बताया, तो वो बच्चों के समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा, आप लोग खुद जानते हैं। यानी अगर यहाँ पे लिखा होता संदर्भ सहित तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन संदर्भ रहित लिखा है तो ये हो गया आपका गलत। दूसरा ऑप्शन है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। मान लीजिए बालकों के सामने कोई समस्या आ गई है पढ़ने में या फिर लिखने में या फिर अन्य कोई समस्या है, तो उसके कई सारे तरीकों से विचार करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना कि इसके बारे में ऐसा भी सोच सकते हो या फिर इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये क्या है, पॉजिटिव वे में है। लेकिन आगे भी देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है। दूसरा तो हो गया आपका सही। तीसरा देखते हैं, तीसरा है रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना। तो रट्टा मारकर जहाँ आ जाए वहाँ पे हो जाएगा गलत। और जबकि चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। तो यहाँ पे नकल करना भी निगेटिव है, तो चौथा भी आपका हो गया गलत। अब देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही बचा है। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सभी लोग, ये दोनों में सही है, हिंदी और इंग्लिश। तो इसका आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए। शर्म होनी चाहिए, गुस्सा होनी चाहिए, गर्व या फिर उत्कंठा होनी चाहिए। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, जैसे कि मान लिया आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी कक्षा 10 में आपने एग्जाम दिया, उसमें आपके 96 से 97% मार्क्स आ गए, यानी कि आपको सफलता मिली अपने कार्य में। आपका कार्य था पढ़ाई करना और आप उसमें सफल हो गए। जब आप किसी को बताएंगे तो आप क्या महसूस करेंगे, शर्म, गुस्सा, गर्व या फिर उत्कंठा। तो इसका बिल्कुल आसान आंसर निकल के आएगा, गर्व महसूस करेंगे आप। क्या महसूस करेंगे, गर्व। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जो है ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया था, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पहला देखिए ऑप्शन लिखा है यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। दूसरा ऑप्शन है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। तीसरा ऑप्शन है यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। ऑप्शन नंबर 4 है यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या हो जाएगा। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर आप लोग समझ रहे हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक का जो होता है वो होता है प्राथमिक स्तर। बहुसंवेदी का मतलब होता है कई सारे तरीकों से उनको पढ़ाना। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा जब कोई टीचर एक ही मतलब क्वेश्चन को कई सारे तरीकों से बताएगा बच्चों को कि इसका आंसर इस प्रकार से होगा। और अगर दो दो मान लीजिए 2 2 4 होता है, अगर कहीं पर लिखा है तो उसको आप अगर 2 तरीके से बताओगे कि 2 और 2 4 होता है, जबकि अगर यहाँ पे 3 1 लिखा था तो भी 4 होता। तो कई तरीके से अगर आप विद्यार्थियों को एक चीज़ बताओगे जोड़ के घटा करके, या फिर कोई हिंदी का शब्द है उसके कई सारे अर्थ बताओगे, तो हो सकता है कोई ना कोई अर्थ उनके समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 में लिखा है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। तो शिक्षा से किसी भी बच्चे को वर्जित नहीं करना है, ये हो गया आपका गलत। तीसरा ऑप्शन था यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। तो अध्यापक को समय क्यों बचाना है, वो पढ़ाने गया है तो अपना पूरा समय किस निकालेगा, पढ़ाई पर ही निकालेगा। तो समय बचा करके करेगा क्या वो, तो ये भी हो गया आपका गलत। चौथा ऑप्शन है यह बच्चों को आज्ञापरायणता पैदा करता है, या बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है। तो इसमें जो सही था वो था सिर्फ ऑप्शन नंबर 1।
यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, सभी लोग इसका आंसर करिए। इसको पढ़ते हैं। लिखा है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, पहला ऑप्शन लिखा है, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। तीसरा ऑप्शन लिखा है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि वे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को या फिर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं। चौथा ऑप्शन लिखा है, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा? आपको यहाँ पे बताना है सही नहीं है। देखिए लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए, सही नहीं आपको बताना था, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हो जाएगा सही। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, तो यह आपका गलत है। उसे सख्त रूप से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हो सकता है बच्चे में जो भ्रांतियाँ हैं या फिर जो उसके सामने इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसको वो सही से नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए और अच्छे तरीके से बताना चाहिए, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये आपका गलत हो गया पहला वाला, यानी इसका इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन पूछा गया था सही नहीं है, तो पहला हो जाएगा यही इसका सही जो नहीं है। बाकी देखिए किस लिए सही है। दूसरा जो लिखा है, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। हर किसी व्यक्ति के अंदर कभी कभी कई सारी भ्रांतियाँ आ जाती हैं, जो चीज़ वास्तव में नहीं होती है, हमें लगने लगता है कि ये चीज़ सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही हो गया। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो लिखा है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई बालक है, किसी पाठ को या फिर किसी उत्तर को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है या फिर बार-बार गलत करके ला रहा है, तो वो क्यों करके ला रहा है, उसके मन में क्या भ्रांतियाँ चल रही हैं, क्यों नहीं समझ पा रहा है, इस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि वे सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। जो भ्रांतियाँ होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, सीखने और सिखाने की जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका ये सब निभाती हैं। तो इसीलिए उन पर गौर करना चाहिए किसी भी अध्यापक या अध्यापिका को। ऑप्शन नंबर 4 लिखा था, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल सही है। सदैव क्या होती है, निराधार नहीं होती हैं। जो उनके आसपास की दुनिया होती है, उसके बारे में उनको वो कभी-कभी सहज भी दर्शाती हैं, जो उनकी भ्रांतियाँ होती हैं वो। तो ऑप्शन नंबर 4 पे देखा जाए तो आपका सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो नहीं था, हमसे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 1 किया था, उनका सबका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है मानवतावादी, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारात्मक, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक, जबकि चौथा ऑप्शन है सामाजिक और सांस्कृतिक। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है? निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर लेंगे, काफ़ी आसान आंसर है इसका। तो जो लोग इसका ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहारात्मक। जब कोई चीज़ हम नियमित रूप से करते हैं, तो क्या होता है हमारे व्यवहार में चीज़ शामिल हो जाती है या फिर नहीं हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि अगर आप किसी कुत्ते को एक बार घंटी बजा कर के रोटी खिला रहे हो, जब उसको आप 10 दिन घंटी बजा कर के रोटी खिलाओगे, तो 11वें दिन जब आप घंटी बजा दोगे, तो भी कुत्ता रोटी खाने के लिए आ जाएगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आप नियमित रूप से करते होंगे, तो अगर एक दिन वो ना हो तो भी आपको ऐसी फीलिंग आने लगती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारात्मक। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 किया है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहारात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते-आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया के बारे में बात की जा रही है, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत,
क्यों हो गया? एक निश्चित, ये देखिए क्या लिखा है, सभी बच्चों के लिए समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते-आते एक विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सभी बच्चे किसी लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसीलिए आपका पहला तो गलत हो गया। दूसरा लिखा है बहुआयामीय है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते-बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अब ये जो है सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि बहुआयामी है क्योंकि बच्चे कई सारे प्रकार से पढ़ते हैं, अपने पलते-बढ़ते हैं। पता नहीं किसके यहाँ का परिवेश किस प्रकार का है, कहाँ पे बच्चे ज़्यादा मतलब कि पढ़ने-लिखने में सही होते हैं, किसी-किसी जगह पर, किसी-किसी जगह पर पूरे दिन बच्चे खेलते रहते हैं। तो ये कैसा होता है विकास? बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। देखते हैं तीसरा, लिखा है का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। तो विकास एक दिशात्मक होता है, ऐसा कहना भी आपके लिए गलत है और पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हो गया गलत। चौथा ऑप्शन लिखा है सिर्फ माता-पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि माता-पिता अगर आपके पढ़े-लिखे नहीं हैं या फिर माता-पिता अगर आपके पढ़ते-लिखते नहीं थे या कर नहीं पाए तो आप भी नहीं कर पाएँगे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते-बढ़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विकास का डॉट डॉट सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। शरीर के मध्य से आरंभ होता है और शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, तो वो कौन सा विकास हो गया आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है घुमावदार, दूसरा ऑप्शन है विशिष्टता, जबकि तीसरा ऑप्शन है अधोगामी, चौथा ऑप्शन है शीर्षगामी। घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी और शीर्षगामी, ऐसा कौन सा इसमें से विकास है जो शरीर के मध्य से आरंभ होकर और शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है? तो जो लोग इसका ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधोगामी होता है ये। अधोगामी क्यों होता है? क्योंकि ये दिल से शुरू होता है, आपको पता होगा हृदय से शुरू होता है, उसके बाद में कहाँ जाता है? उसके बाद में पूरे शरीर में जाता रहता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही है, अधोगामी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कर लेंगे सही। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, आपको ये बताना था। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही इस क्वेश्चन के लिए है। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल से सक्रिय भाग निभाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सभी लोग, और चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार इस क्लास को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए सभी लोग जल्दी-जल्दी से। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? आपको बताना है निम्न में से कौन सी बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं, आपको यह बताना है। द्वितीयक मतलब कि दूसरी। पहला है परिवार, दूसरा है मीडिया, तीसरा है धार्मिक संस्थाएं और चौथा है विद्यालय। सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। अगर आपको यह पता है कि प्राथमिक कौन सी है तो आप द्वितीयक बहुत आराम से निकाल लोगे। तो आपको बता दें प्राथमिक जो है वो है परिवार, उसके बाद में जितनी है मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय, ये तीनों की तीनों कैसी हैं? द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय ये क्या हैं? बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, जबकि परिवार क्या होता है? बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं होता है परिवार। तो अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर अन्य जो क्लासेस चल रही हैं हमारी उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर सड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के लिखना मास्टर सड्डा, तो आपको वहाँ पर हमारा जो है ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए सभी लोग। और वहाँ पर आपको फ्री में एनसीईआरटी कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की मिलने वाली हैं और प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं जो आप इधर उधर ढूंढते रहते हो लेकिन आपको नहीं मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। बाकी अगर आपको हमारे नोट चाहिए ईवीएस के, हिंदी और एसएसटी के, तो आपको सिर्फ वहाँ पर 100 रुपये में उपलब्ध हैं। अगर आप कोई भी 2 नोट्स हमारे बाय करते हो, मान लीजिए आपने ईवीएस और हिंदी का किया तो आपको एसएसटी का फ्री में मिल जाएगा, और आपने हिंदी और एसएसटी का किया तो आपको ईवीएस का फ्री में मिल जाएगा। यानी कोई भी 2
नोट्स बाय करने पर तीसरा बिल्कुल फ्री मिल रहा है, वो भी जब तक 1000 लोग नहीं ले रहे हैं तब तक, उसके बाद में ये ऑफर ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है, पेंसिल का जो है वो खा से बड़ी है, यानी कि पेंसिल का बड़ी है खा से, ठीक है। और क्या लिखा है? और पेंसिल खा गा से बड़ी है, और जो पेंसिल खा है वो गा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? जब रुचि यह निष्कर्ष निकाल लेती है, पहले तो वो कह रही है कि जो पेंसिल का वाली है यानी कि ये वाली है, ये खा से बड़ी है, बिल्कुल सही बात है, का जो है खा से बड़ी है। उसके बाद में कह रही है कि खा जो है वो गा से बड़ी है, चलिए ये भी सही है। उसके बाद में उसने ये कह दिया कि का जो है वो गा से बड़ी है, का जो है वो गा से बड़ी हो ही जाएगी जब वो सबसे बड़ी का ही है और सबसे छोटी कौन है? गा है। तो यह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है क्रमबद्धता, दूसरा ऑप्शन है संरक्षण सकर्मक अनुमान, जबकि तीसरा ऑप्शन है परिकल्पना आधारित, और जबकि चौथा ऑप्शन है निगमनात्मक तर्क। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं परिकल्पना आधारित, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिकल्पना आधारित। क्या है? परिकल्पना आधारित, बिल्कुल सही आंसर इसका। वो जीन पियाजे के परिकल्पना आधारित संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शा रही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया है उनका सबका हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आया था 2 जनवरी को। क्या आया था? लिखा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? सभी लोग बताइए, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, जबकि तीसरा ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, और चौथा ऑप्शन है प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन 11 के लिए? फटाफट आंसर कर लीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया होगा उनको सबको 1 नंबर मिल गया होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? आपको बताना क्या है, ऐसा कौन सा इसमें से नैतिक विकास का सिद्धांत है जो कोहलबर्ग द्वारा दिए गए सिद्धांत में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक चरण, दूसरा ऑप्शन है अपारंपरिक चरण, जबकि तीसरा ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक चरण, और जबकि चौथा ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक चरण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 12 का? कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में जो शामिल नहीं है वह है ऑप्शन नंबर 2, क्या है? अपारंपरिक चरण, ये शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे पारंपरिक होता तो ये भी जो है ऑप्शन सही होता है, क्योंकि पारंपरिक नंबर 1 देखिए पारंपरिक दिया है, नीचे दिया है अपारंपरिक, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो हो जाएगा सही, आपका यही शामिल नहीं है। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। देखिए सभी लोग पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो सभी लोग आंसर करिए एक बार, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन लिखा है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, दूसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, और चौथा ऑप्शन लिखा है आवश्यकता के अनुसार पाठ या फिर सहारे का प्रयोग करना। तो बताइए सभी लोग किसके प्रयोग से उसको बचना है, इनमें से क्या करना और क्या नहीं करना था, और किसके प्रयोग से उसको बचना है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो लोग ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही होगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, समझ रहे हो आप? मानकीकृत यानी कोई मानक निर्धारित उसको नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो गया। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही है। बाकी
सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लिखा है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है आवश्यकता के अनुसार उनको सहारा देना। मान लीजिए बालक कोई क्वेश्चन कर रहा है और क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, उस बालक को आपकी हेल्प चाहिए तो जरा सा आप उसको बता देंगे क्या उसको बोलते हैं पाड़ या फिर सहारा, तो ये भी सही था। तो इसमें जो नहीं करना था, प्रयोग से जो आपको बचना था वो था अधिगम के आकलन के लिए बच्चे का मानक निर्धारित कर देना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया था उनका सबका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? पहला ऑप्शन है सहकर्मी सहयोगिता, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, जबकि तीसरा ऑप्शन है रटकर याद करने पर बल और चौथा ऑप्शन है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। बताना क्या है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम के सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका बिल्कुल सही आंसर लग रहा है और यही इसका सही हो जाएगा। अपने सहकर्मियों से बात करना क्या होता है विद्यार्थियों में सबसे सही होता है जब आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई चीज़ याद कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अपने साथियों से आपने अगर कुछ पूछ लिया या फिर आपने उनको कुछ बता दिया तो ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव वे में आती है, सहकर्मी सहयोगिता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। बाकी सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, ये देखिए ये भी गलत है आपका। तीसरा रट्टा मारना, ये तो गलत होता ही है। और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, गैर संदर्भित यानी संदर्भ जिसमें हो ही ना, तो ये भी गलत हो गया। तो बच कौन सा गया? सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 बच गया आपका और यही यही जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन का क्या है। लिखा है किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? आपको बताना है कि कोई क्लास है जो कि कैसी है, प्रगतिवादी क्लास है, तो उस क्लास के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए और कठोर नियंत्रण में रहे, तो ये हो गया आपका नेगेटिव वे में कठोर नियंत्रण। तो आप इसको काट दीजिए देखते ही देखते। दूसरा ऑप्शन लिखा है अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। क्या है? अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 केवल लिखा यहाँ पर है। उसके बाद में देखिए लिखा है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ये बिल्कुल सही है। जब कोई विद्यार्थी क्लास में आता है तो अपने साथ क्या लेकर के आता है? कई प्रकार के समृद्ध अनुभवों को लेकर के आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 देख लेते हैं, लिखा है विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे सार्थकता से सीखते हैं। तो यहाँ पर भैया मोस्ट यानी कि केवल लिख गया, जहाँ पे केवल लग जाए ये सब क्या होता है? गलत हो जाता है। तो आपके लिए इसमें जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 3। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया था उनका सबका हो जाएगा सही। आप लोगों को बताना है कि आपके इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही निकले। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है, हमारा मास्टर सट्टा लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर जितनी भी क्लासेस चलती हैं सबकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलने वाली है और फ्री में मिलने वाले हैं आपको एनसीईआरटी बुक 3 से लगा करके अच्छा 8 तक की। और क्या मिलने वाला है? और आपको पिछले 10 सालों के सीटेट के पेपर हुए हैं पिछले 10 सालों में, वो सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं हमारे इस ऐप पर। तो चलिए डाउनलोड कीजिए सभी लोग और फटाफट बताइएगा कि आज की इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद, बाय बाय।